आज की कहानी यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, एक गांव में धर्मचंद नाम का एक व्यापारी जिसकी की किराना दुकान थी और अपनी उस किराना दुकान से अपने और अपने पुत्र की आजीवा का निर्वहन वो आराम से कर लेता था। सेठ धर्मचंद नामानुरूप धर्म का अनुसरण करने वाला था। ज्यादा की उसे लालच भी नहीं थी और जरूरत भी नहीं थी। जितना भगवान की दया से 2 समय का मिल गया वो अपनी दुकान बंद कर लेता था और ज्यादा से ज्यादा समय अपने बेटे कर्मचंद्र के लिए निकालता था, क्योंकि धर्मचंद की पत्नी अर्थात कर्मचंद्र की मां जब कर्मचंद पैदा ही हुआ था 7वें दिन ही वो कराल काल के गाल के अंदर समाविष्ट हो चुकी थी। तो मां की भी और पिता की भी जिम्मेदारी धर्मचंद के ऊपर आ टिकी थी। धर्मचंद अपने बेटे करमचंद को न्याय नीतिमत्ता की शिक्षा विविध तरह की कहानियों के माध्यम से देता रहता था। पंचतंत्र में भी कहा है, कथाच्छलेन बालानां नीति तद्यः कथ्यते, अर्थात कथाओं के माध्यम से बच्चों को जो नीति के संस्कार हम संस्कारित कर सकते हैं उससे अच्छा कोई दूसरा तरीका है ही नहीं। और धर्मचंद ये भली भांति जानता था। वो समझता था कि स्कूली पढ़ाई से भी ज्यादा घर में जो मैं संस्कार दूंगा, घर में मैं इसे जो बातें सिखाऊंगा वो इसके लिए अक्षुण्ण रहेगी। और करीब करीब स्कूली पढ़ाई के साथ साथ भी जैसे ही अपनी दुकान पे 2 समय के भोजन का उसने कमा लिया और वो मुनाफा भी बहुत कम लेता था। पर उसका नियम लोगों को भी पता चल गया, यदि 2 टाइम का भोजन का जुगाड़ यदि धर्मचंद का हो जाएगा ना तो दुकान बंद कर लेगा। तो जिसे भी जरूरत रहती थी वो धर्मचंद की दुकान पर फटाफट आकर खरीदी कर लेता था। बड़ी मुश्किल से ये आधा घंटा 1 घंटा दुकान खुलता था, पर इससे दूसरे जो व्यापारी थे वो बड़े खुश थे कि अच्छा है, धर्मचंद जल्दी से दुकान बंद कर लेता, बाकी लोगों को कोई दूसरा रास्ता ही नहीं हमारी दुकान पर आने के लिए, उनको आना ही पड़ेगा, क्योंकि जरूरत वालों को इंतजार कहाँ रहता है, वे तो दूसरी दुकान पे जाएगी। इससे धीरे धीरे लोगों के कदम भी धर्मचंद की दुकान से हटकर दूसरे व्यापारियों के, दूसरे किराना की दुकान वालों की तरफ जाने लगे। पर इससे धर्मचंद को कोई फर्क नहीं पड़ता था। खैर, जब कर्मचंद 16 साल का हो गया, धर्मचंद की तबीयत अचानक खराब होती है और धर्मचंद भी इस संसार से विदा हो जाता है। कर्मचंद के ऊपर सारी जिम्मेदारियां आ जाती है। कर्मचंद अपने पिता की दुकान को 13वें दिन के पश्चात जब खोलता है तो देखता है उसकी दुकान पर कोई भीड़ नहीं रहती है। सवेरे से शाम हो जाती है, दुकान खुली रहती है, पर कोई लोग आते नहीं, क्योंकि लोगों के पैर अब धर्मचंद की दुकान को छोड़कर दूसरे व्यापारियों की दुकान की तरफ बढ़ने लगे थे। बड़ी मुश्किल से उसने 1 समय के भोजन का कमाया होगा, इक्का दुक्का कोई गिराईक आ गया तो आ गया। पर कर्मचंद सोचने लगा ऐसे तो काम नहीं चलेगा। उसने सोचा कि ये दुकान भी मैं यहां के ही किसी व्यापारी को बेच देता हूं और अपने भाग्य की आजमाइश के लिए परदेश चला जाता हूं, क्योंकि बिना भ्रमण किए
भाग्य भी जगता नहीं है। जितना ज्यादा घूमूंगा उतना ज्यादा विविध तरह के देशों का व्यवहार, आचरण, उनका क्रियाकलाप, उनकी संस्कृति जब तक मैं नहीं जानूंगा मेरी बुद्धि का और ज्यादा विकास कैसे होगा। पिताजी से जो मैंने शिक्षाएं प्राप्त की है उसमें भी वे हमेशा कहते थे कि देशाटन से आदमी के मस्तिष्क का अत्यंत विकास होता है। बस दिमाग में विचार आने की देरी थी। उसने एक व्यापारी से कहा कि भाई क्या तुम मेरी दुकान खरीदोगे? जैसा माल है माल के साथ ही मैं बेच दूंगा। उसने कहा हाँ बोलो, क्या दाम लोगे? उसने कहा 1000 स्वर्ण मुद्राएं। हंसते हंसते उस व्यापारी ने धर्मचंद की जो पुरानी दुकान थी उसके बेटे कर्मचंद से लिखा पढ़ी करके खरीद ली। 1000 मुद्राएं उसने दे दी। अब 1000 मुद्राओं को लेकर कर्मचंद एक बहुत बड़े जहाज में समुद्री तट से होता हुआ प्रदेश के लिए रवाना हो गया। करीब 1-2 महीने के पश्चात एक बहुत बड़े टापू के ऊपर उनका जहाज रुका। करमचंद ने सोचा कि अब इसी भूमि को क्यों नहीं मैं अपना कर्म क्षेत्र बनाऊं, यहां पे उद्यम करूं, पुरुषार्थ करूं, मेहनत करूं और कोई ना कोई नया व्यापार करूं। पर इससे पूर्व यहां के लोगों की पसंद क्या है, यहां क्या क्या व्यापार होता है, व्यापार कैसा है, लोगों को किस चीज की ज्यादा जरूरत है, इसका सर्वे करना बहुत जरूरी है। और 2-3 दिन कर्मचंद एक सराय में रुककर पूरे बाजार का निरीक्षण और परीक्षण करने लगा। उसने देखा यहां तो बहुत महंगाई है, ऐसे में मेरे पास सिर्फ और सिर्फ अब 800 स्वर्ण मुद्राएं बची हैं और 800 स्वर्ण मुद्राएं में मैं क्या व्यापार कर पाऊंगा। सोचने लगा 800 स्वर्ण मुद्राएं में तो मैं कुछ भी व्यापार नहीं कर सकता हूं, अब क्या करूं। चिंतन चलता रहा और आखिर कर्मचंद ने सोचा कि क्यों नहीं यहां पर जो चीज नहीं है और जिस चीज की अत्यावश्यकता सबको है ऐसी कोई चीज का व्यापार किया जाए तो कैसा रहा, जिसमें भांडवल भी ना लगे, पैसा भी ना लगे और आमदनी होती रहे। पर ऐसा क्या कर सकता हूं। रात्रि के समय उसके मन मस्तिष्क के अंदर एक विचार कौंधता है और दूसरे ही दिन मार्केट के अंदर जाकर एक दुकान वो किराए से लेता है। दुकान का किराया भी 50 स्वर्ण मुद्राएं थी महीने की। अब दुकान में क्या रखा जाए, तो उसने जो रात को सोचा था, एक बड़ा साइन बोर्ड बनाता है, उस पे लिखा रहता है अक्ल की दुकान, यहां पर अक्ल बेची जाती है। जैसे आजकल हम प्रोप्राइटर नाम लिखते ना, प्रोप्राइटर कर्मचंद, लोग आते देखते हंसी उड़ाते कि ये कैसा बेवकूफ है, भला अक्ल भी कोई बेची जाती है और इससे अक्ल कौन खरीदेगा। पर कर्मचंद को विश्वास था एक दिन मैं अपनी बुद्धिमत्ता से इन सबको ये एहसास करवा दूंगा कि मेरी दी हुई अक्ल कभी भी व्यर्थ नहीं हो सकती। जिसको ज्यादा जरूरत रहती, कोर्ट कचहरी वाले वकीलों की शरण में नहीं जाना चाहते थे, वे आते और मुश्किल से कोई 5 स्वर्ण मुद्राओं की, कोई 10 स्वर्ण मुद्राओं की, कोई 1 स्वर्ण मुद्रा की अक्ल अपने हिसाब से खरीदता। जितनी स्वर्ण मुद्राएं जो देता उसके अनुसार ये कर्मचंद उन्हें अक्ल देता था और बाकायदा अक्ल लिख कर देता था।
अपनी हैंडराइटिंग में। जो भी जाते खुशी खुशी उसकी अक्ल खरीद कर निकल जाते, पर जब जरूरत रहती तभी उसके पास आते। बड़ी मुश्किल से उसका जो दुकान का किराया रहता था, खा पी कर वो निकल जाता था, बचता कुछ भी नहीं था। फिर भी करमचंद कभी हताश और निराश नहीं हुआ। उसने सोचा कि धैर्य का फल हमेशा मीठा होता है और पिताजी की शिक्षा यही है, उद्यम किए जाओ, पुरुषार्थ किए जाओ। कोई बात नहीं, आज मैं यहां पर खाली बैठा हूं और चिंतन करता रहता हूं, अच्छी अच्छी किताबों को, ग्रंथों को मैं पढ़ता रहता हूं, मुझे भरपूर समय मिल रहा है, पर मेरा यह समय व्यर्थ तो नहीं जा रहा है। वो बैठा रहता, आने जाने वाले कई लोग उसका उपहास उड़ाते, सारा दिन निकम्मा बैठा रहता है, कोई काम नहीं धाम नहीं, और दुकान लेके बैठा है, बोल रहा है कि यहां पर अक्ल बेची जाती है, अक्ल की दुकान। अरे इस बेवकूफ, ये तो खुद ही बेवकूफ है, इसे खुद को जरूरत है अक्ल की, जो इसने इतनी बड़ी दुकान खोल के रख दी है। उसी शहर के अंदर एक विप्रवर थे, ब्राह्मण देवता थे। ब्राह्मण देवता के पास अपार संपत्ति थी। कर्मकांड और पूजा पत्री के द्वारा वो जितना मुंह मांगा पैसा यजमान को बोलते थे वो उनको देते थे। उनका एक लड़का था, नाम था गिरीश। गिरीश मंदबुद्धि था, अपने पिताजी के पैसों को ऐसे ही वो उड़ाता रहता था, ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था। पिताजी उसे कहते उद्यान के अंदर जा, पानी डाल दे। ब्राह्मण देवता का बहुत बड़ा महल नुमा बंगला था और उसके चारों तरफ सुंदर सा उद्यान उन्होंने बना रखा था। तो उसे बोलते कभी आज ये काम कर दे, वो काम कर दे, तो कई बार ये वहीं पे बैठा रहता, मंदबुद्धि तो था ही। तो झल्ला कर उसके पिता कहते क्या कर रहा है, तो कहता अक्ल की खेती कर रहा हूं। पता नहीं तेरी अक्ल की खेती के अंदर फसल कब आएगी, उसके पिता हंसकर कहते। पर सचमुच में ब्राह्मण देवता का ये लड़का मंदबुद्धि का मंदबुद्धि ही रह गया। एक दिन अचानक करमचंद की दुकान की तरफ से निकल रहा था। थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा तो था ही, और इधर करमचंद आवाज दे रहा था, क्योंकि ठेले गाड़ी वालों को आवाज देते देते वो देखता था, फल ले लो, फ्रूट ले लो, सब्जियां ले लो। तो उसने सोचा कि मैं यहां बैठा रहता हूं तो कम से कम किसी का ध्यान जाता है नहीं जाता है मेरे ग्लोसाइन बोर्ड की तरफ। तो बोलता था अक्ल ले लो, अक्ल ले लो, यहां पर अक्ल बेची जाती है। जब ब्राह्मण देवता के पुत्र ने ये बात सुनी तो सोचने लगा, चलो अच्छा है, इससे अक्ल खरीद लेता हूं, पिताजी बड़े खुश होंगे। मुझे हमेशा कहते कि तू निरा बुद्धू का बुद्धू रह जाएगा, तेरे में कब अक्ल आएगी, वे भी खुश हो जाएंगे। आकर वो गिरीश करमचंद से कहने लगा कि भाई अक्ल कैसी दी, मुझे 1 किलो अक्ल तोल के दे दो। तो उसने कहा अक्ल गिन तोल के नहीं दी जाती है, तुम जितने पैसे दोगे उसके हिसाब से तुम्हें अक्ल दे दी जाएगी। उसने कहा अच्छा क्या बात है, ठीक है, तो मुझे एक काम करो, तुम ये 10 स्वर्ण मुद्राएं ले लो और मुझे एक अक्ल दे दो। उसने कहा ठीक है। अब कर्मचंद कहने लगा, देखो मैं तुम्हें एक अक्ल लिख के दे रहा हूं, पर ये अक्ल दिमाग में बैठा लेना, मेरी अक्ल कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। उसने कहा ठीक है, आप दो तो सही। उसने लिख दिया। जब 2 आदमी आपस में झगड़ा करते रहे
तो ऐसे स्थान पर खड़े होकर देखना बुद्धिमानी नहीं है, मतलब वहां पे खड़े नहीं रहना चाहिए। और उसे वो पर्चा दे दिया और ब्राह्मण पुत्र गिरीश खुशी खुशी भागता भागता अपने पिता के पास गया और कहने लगा कि देखो पिताजी, आज मैं अक्ल खरीद के आया हूं। अब ये आधा पर्चा फाड़ता हूं, आधा तुम चबा लो, आधा मैं चबा लेता हूं। देखो कितनी सस्ती हमें अक्ल मिल गई है, सिर्फ 100 स्वर्ण मुद्राओं में। अरे बेवकूफ, दिखा मुझे कौन सी अक्ल खरीद के लाया है तू। उसने सब बता दिया। करमचंद नाम का कोई व्यक्ति है, उसने दुकान खोल के रखी है और 100 स्वर्ण मुद्राओं में उसने मुझे अक्ल दी है। अक्ल पड़ता है जब दो आदमी आपस में लड़ रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, तो वहां पर खड़े होकर देखना बुद्धिमानी नहीं है। अरे तू क्या अक्ल खरीद के लाया, चल। उसका हाथ पकड़कर लेके गए उसी करमचंद की दुकान के ऊपर और कहने लगे कि भाई तूने क्या हमको मूर्ख समझ रखा है? 100 स्वर्ण मुद्राएं ले लिया और इसको ये अक्ल दी है तूने। हमें नहीं चाहिए तेरी अक्ल, ये वापस ले और मेरे 100 स्वर्ण मुद्राएं मुझे दे दे। करमचंद कहने लगा कि आप इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हो ब्राह्मण देवता? मैंने कोई गलत नहीं अक्ल बेची है, और हां, तुम्हें यदि ये अक्ल नहीं चाहिए मैं तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं वापस दे दूंगा, पर तुम मुझे लिख कर दोगे कि इस अक्ल के अनुसार तुम्हारा बेटा कोई काम नहीं करेगा। मतलब जहां पर दो व्यक्ति झगड़ा कर रहे हो वहां पर खड़ा रह के देखता रहेगा, वो वहां से भाग के नहीं जाएगा। ये मुझे वचन भी दो और लिख के भी दो। वो कहा मैं नहीं लिख के दे सकता हूं ऐसे। तो आपको 100 स्वर्ण मुद्रा में कैसे क्या दे दूं? उनका आपस में झगड़ा देखकर, वार्तालाप सुनकर आजू बाजू वाले भी आ गए। जब सबको पता चला तो सबने कहा कि नहीं, करमचंद सही कह रहा है, तुम्हें यदि उसकी अक्ल नहीं लेनी है तो तुमको ऐसा लिख के देना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है, यदि ऐसी ही बात है तो मुझे मंजूर है, और वो लिख के देने के लिए तैयार हो गया। ब्राह्मण देवता ने लिख के दे दिया। करमचंद ने उसको 100 रुपए वापस दे दिए। अब बुरी तरह से अपने बेटे को लताड़ता हुआ ये ब्राह्मण देवता गिरीश का कान पकड़कर अपने घर पे लेके गया और कहने लगा तू नीरा बुद्धू का बुद्धू रहेगा। अच्छा हुआ मैंने उसे वापस उसका पर्चा दे दिया और 100 स्वर्ण मुद्राएं वापस ले ली, वरना आज कितना बड़ा नुकसान हो जाता। पर बापू मैंने गलत क्या किया? अभी कुछ नहीं, अब ध्यान रख, अब जो चीज नहीं करने को कही जाती ना आदमी वो ही करता है। यहां पे होता क्या है, अब यही अक्ल की बात इन दोनों पिता पुत्र के अंदर दिमाग में घुलने लगी कि जहां कहीं दो आदमी आपस में लड़ रहे हो तो वहां पर खड़े होकर देखना बुद्धिमानी नहीं है। ये अक्ल खरीदी थी पर वापस उसे दे दी, अब तो खड़े होकर देखना पड़ेगा। संयोग होता है एक दिन नगर के अंदर ये लड़का मतलब गिरीश जो ब्राह्मण देवता का होता है वो जाता है और घूमता रहता है। तो सब्जी मंडी में राजा की 2 रानियां थी और दोनों रानियों की दासी फल फ्रूट और सब्जियां खरीदने के लिए उस मंडी में आई रहती है। एक दासी एक तरबूज को देखकर बड़ी खुश होती है, गर्मी के दिन थे, कि हाँ ये तरबूज मैं खरीद लेता हूं, एक ही तरबूज बचा था मैं खरीद लेती हूं। रानी बड़ी खुश होगी। उसने कहा कि भाई ये तरबूज कैसा दिया? तो उसने कहा कि 2 रुपए में। उसने कहा ठीक है। जैसे ही वो पैसे निकालने लगी इतने में बड़ी रानी की दासी भी आ गई और उसने सुन लिया था 2 रुपए में तरबूज ले रही। वो सोचने लगी कि ये तरबूज तो मेरी छोटी रानी बड़ी रानी ने खाना चाहिए। उसने कहा कि मैं तुम्हें 3 रुपए देती हूं और उसने 3 रुपए दुकानदार को दे दिए और कहा कि तरबूज मुझे दे दो। छोटी रानी की दासी कहने लगी तुम ये नहीं कह सकती हो क्योंकि पहले सौदा मैंने किया है। उनकी आपस में तू मैं शुरू हो गई। दुकानदार जानता था ये राज रानी की दासियां हैं
ये तो आपस में ही भीड़ पड़ी। दोनों कह रही थी कि पहले सौदा मैंने किया था, मैंने तुम्हें 2 रुपए में देने के लिए तुमने जितना बोला उतना मैंने हाँ बोल दिया, अब तुम इसे नहीं बेच सकते। बड़ी रानी की दासी बोलने लगी कि मैंने तुम्हें जितना बोला उससे ज्यादा दिया है, तुम अपना मुनाफा देखो, तुम मुझे दो। ये तो चुपचाप वहां से निकल पड़ा। इधर जैसे ही उन दोनों रानियों की दासी की दृष्टि गिरीश के ऊपर गिरती है तो छोटी रानी की दासी बोलती कि हे ब्राह्मण पुत्र, तुम साक्षी हो, ये बड़ी रानी की दासी कैसे बदतमीजी कर रही है। राजा के सामने यदि तुम्हें गवाह देने की जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें बुलाऊंगी और तुम्हें बताना पड़ेगा कि सौदा पहले मैंने कर लिया था, फिर भी इसने 1 रुपया ज्यादा बढ़ाकर मेरे सौदे को कैंसिल करवाया, ये अनुचित है, गलत है। अब बेचारा गिरीश सोच में पड़ गया। इधर बड़ी रानी की दासी भी बोलने लगी, हां तुम सचमुच में गवाही देने के लिए काबिल हो, तुम ही हो यहां पर, ये दुकान वाला तो पता नहीं कहां भग गया, तुम्हें जो भी है सच सच बोलना पड़ेगा, मैंने कोई गलत नहीं किया, मैंने उल्टा उसे 1 रुपया ज्यादा मुनाफा हो इसलिए 1 रुपया दिया, इसके ऊपर हक मेरा रहेगा, तुम्हें बुलाया गया तो तुम ये मेरी तरफ से गवाह दोगे। अब ये तो बेचारा गिरीश अपने घर पे आ गया, उसने अपने पिता को सब कुछ कह सुनाया कि मैं वहां से आ भी नहीं सकता था क्योंकि हमने कर्मचंद को 100 स्वर्ण मुद्राएं देने के बजाय उससे वापस ले ली थी, तो अक्ल हमें तो लिख के दिया था बापू तुमने कि जहां पर 2 आदमी लड़ाई कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, तो वहां पर खड़े होकर देखना बुद्धिमानी नहीं है, ये अक्ल हमको मिली थी, पर आपने लिख के दिया था, मुझे तो खड़ा रहना पड़ा। अब क्या होगा कोई बात नहीं, देखा जाएगा, पर झगड़ा इधर तू मैं होने लगी थी इनकी। झगड़ते झगड़ते ये राजमहल पहुंची थी, एक दूसरे के बालों को नोचने तक की बात आ गई थी। दूसरी कहती मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। अब दोनों ने अपनी अपनी रानियों को बात बताई, बात राजा तक पहुंची। अब रानियों ने कहा कि एक गवाह है, आप उससे पूछ सकते हो कि गलती किसकी है। राजा ने कहा ठीक है, मुझे 1 दिन का समय दो, उसे भी मैं बुलाऊंगा, और तुम्हारा हमेशा का ये झगड़ा मुझे अब नहीं चाहिए। बड़ी रानी ने एक लेटर लिखा और अब एक सिपाही को ब्राह्मण देवता के घर पे भेज दिया। यदि तुम मेरी दासी के पक्ष में गवाही नहीं दोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। बड़ी रानी थोड़ी देर बाद छोटी रानी की तरफ से भी एक सिपाही आया और उसने भी एक राजकीय पत्र विप्रवर को थमा दिया। उसमें लिखा था तुम्हें मेरी दासी के पक्ष में ही गवाही देनी होगी, यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो बेमौत मार दिए जाओगे। छोटी रानी अब परेशान हो गया, अब क्या किया जाए, डरने लगा। गिरीश कहने लगा कि बापू अब क्या किया जाएगा, ये तो पहले ही मंदबुद्धि, कम सोचने वाला। विप्रवर ने कहा कि अब तो कोई रास्ता नहीं, चलो करमचंद की दुकान पर ही चलते हैं, शायद वही कोई रास्ता देगा हमें। करमचंद की दुकान पर आकर बोलते हैं कि भाई तुमने जो 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर हमें अक्ल दी थी, पर मैं ही लड़ झगड़ के वो 100 स्वर्ण मुद्राएं वापस ले गया और तुम्हारी अक्ल तुम्हें दे दी, पर आज हम उसी अक्ल को यदि धारण कर लेते तो इतनी बड़ी मुसीबत नहीं आती। अब ये 2 लेटर आ गए, अब क्या करें। छोटी रानी की तरफ से यदि बोलेगा तो भी मरेगा, बड़ी रानी की तरफ से बोलेगा तो भी मरेगा। अब क्या किया जाए, आप ही बताओ। अब राजा का भी उनको एक समन्स आ गया
कि तुमको कल दरबार में हाजिर होना है और दोनों रानियों की दासियों के बारे में जो भी पूछा जाए तुम्हें बताना है। अब क्या किया जाए? उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हें इस मुसीबत से भी निकाल सकता हूं, पर अब 100 स्वर्ण मुद्राएं नहीं, ऐसी सलाह दूंगा उसके लिए मोल भी वैसा ही लगेगा, तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं देनी पड़ेगी। उसने कहा ठीक है, मरता क्या नहीं करता। ब्राह्मण देवता भागा भागा घर पे गया और 1000 स्वर्ण मुद्राओं की थैली भरकर ले आया और कर्मचंद के सामने रख दिया। बोला अब दो अकल। उसने लिख के दिया कि राजा जब तुम्हें पूछे तो तुम इस तरह से जवाब देना और अंट संट बोल देना। तुम ऐसा व्यवहार करना मानो राजा तुम्हें पागल समझे। व्यवस्थित समझाकर उसको लिख कर दे दिया। दूसरे दिन सचमुच में जब गिरीश ब्राह्मण पुत्र वहां पहुंचा तो राजा ने कहा कि बताओ इन दोनों दासियों में किस बात पर झगड़ा शुरू हुआ था और इसमें गलती किसकी थी, कौन जिम्मेदार है गलती का? गिरीश कहने लगा हंसते हुए, अरे महाराज आप भी कैसा सवाल पूछ रहे हो, इन दोनों को आप वापस झगड़ा करवा दो और देखो किसी ना किसी की तो गलती होगी ना, इसमें पूछने की क्या बात है, ये तो सीधा सा सवाल का जवाब है। और जोर जोर से हंसने लगा। राजा ने कहा ये तो पागल है, ये क्या गवाह देगा, भगाओ इसे। और राजा ने रानियों को भी कहा, हिदायत दी कि तुम अपनी दासियों को संभाल कर रखो, ये छोटी छोटी बातें लेकर तुम राज दरबार में नहीं आ सकती। रवाना कर दिया। गिरीश भी अपने घर पहुंचा, पर ब्राह्मण देवता कहने लगे वो तो ठीक है, आज तुम पागलपन का नाटक करके बच तो गए हो, पर किसी दिन राजा को यदि पता चल गया कि तुमने पागलपन का नाटक किया था तो मुसीबत बढ़ जाएगी। तो पिताजी अब क्या करें, क्योंकि सच्चाई छुप नहीं सकती। आखिर गिरीश ने कहा कि पिताजी फिर से चलो करमचंद के पास, वही कोई रास्ता बताएगा। करमचंद के पास पहुंचे। करमचंद ने कहा कि इसका भी रास्ता मैं बताता हूं, पर अब तुम्हें फिर से 500 स्वर्ण मुद्राएं देनी पड़ेगी। अरे तुम पागल हो गए हो क्या, पहले तुमने 1000 स्वर्ण मुद्राएं ली, अब तुम 500 मैंने कम कहा, अभी भी मैं 1000 मांग सकता था, पर तुम्हें तो इतनी देनी ही पड़ेगी। फिर से मन में विचार आया कि यदि इसकी सलाह नहीं मानी तो बिना मौत मारे जाएंगे। उसने कहा कि ठीक है, अब तुम 2-3 दिन के बाद में गिरीश को वापस राजा के पास भेजना और जो कुछ है साफ सच सच बता देना, राजा तुम्हें माफ कर देगा। पर राजा को यह बात गिरीश के मुंह से ही मालूम होनी चाहिए। उसने कहा ठीक है, नहीं मानने का तो सवाल ही नहीं आता था। 500 स्वर्ण मुद्राएं लेकर अब कर्मचंद निश्चिंत था। इधर गिरीश 3-4 दिन के बाद ही राज दरबार जाता है और कहता है कि महाराज इस तरह से मैंने आपके सामने पागलपन का नाटक करके गवाही नहीं दी, क्योंकि बड़ी रानी की तरफ से भी पत्र मिला था, छोटी रानी की तरफ से भी पत्र मिला था, मैं तो वैसे भी मारा जाता, आप न्याय जो करते हो अलग। राजा ने कहा तुम तो बड़े बुद्धिमान हो, और सचमुच में यदि तुम उस दिन किसी भी दासी का पक्ष लेते ना तो दूसरी रानी तो तुम्हें मरवा ही देती। मैं तुम पर बहुत खुश हूं, बहुत अच्छी बुद्धिमत्ता का काम किया है तुमने। अब गिरीश को थोड़ा जोश आ गया। उसने कहा पर महाराज ये बुद्धि भी मुझे अपने ही नगर के अंदर करमचंद नाम का एक व्यक्ति है जिसकी की दुकान के ऊपर ही लिखा हुआ है अक्ल की दुकान, और उसी से हमने ये अक्ल खरीदी थी। भोला था, सब कुछ बता दिया। राजा ने कहा अच्छा ऐसी बात है। राजा ने तुरंत अपने सिपाहियों को गिरीश को रवाना करके आदेश दिया कि जाओ उस करमचंद को बुला लाओ, वो कितना बुद्धिमान है। करमचंद आया, हाथ जोड़कर
अभिवादन किया और कहने लगा कि महाराज आदेश दीजिए। हमने सुना है कि तुम अक्ल की दुकान पे अक्ल बेचते हो, मैं भी तुमसे अक्ल खरीदना चाहूंगा, क्या तुम मेरे लिए कोई अक्ल दे सकते हो? उसने कहा हाँ महाराज, पर आपको ऐसी अक्ल दूं आपको हमेशा वो याद रहनी चाहिए। राजा ने कहा कि वो अक्ल मैं लिखकर अपने शयन कक्ष में ही लगा दूंगा कि उठते बैठते सोते जागते मैं देखता रहूंगा, हमेशा मेरे दिमाग में रहेगी, तुम दो तो सही। महाराज मुझे 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं देनी होगी। राजा ने 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं अपने खजांची को कहा कि लाकर दो। अब कर्मचंद ने उसके ऊपर लिखा, बिना सोचे समझे, अच्छी तरह से विचार किए बिना, कोई भी निर्णय लेने के पहले, कोई भी काम करने के पहले 10 सेकंड अच्छी तरह से चिंतन करो और उसके बाद में वो काम करो। उसने कहा ठीक है। राजा ने कहा यह भी कोई अक्ल है क्या? पर कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं इसका उपयोग तो मिलेगा ही। राजा ने वो पत्र अपने शयन कक्ष में लगा दिया। कालांतर में आते जाते राजा का ध्यान उस स्लोगन के ऊपर, उस अक्ल के ऊपर गिरता ही था और राजा सोचता था कि यह अक्ल पता नहीं कब काम आएगी। पर राजा हमेशा चिंतन करता रहता था, कोई भी काम करने के पहले 5 सेकंड 10 सेकंड सोचता था। राजा को चिंतन करने का मौका मिलता था। राजा एक बार अचानक बीमार हो गया। राजा की बीमारी को देखकर जो मंत्री था वो राज्य की सत्ता को हड़प करना चाहता था। काफी समय से उसकी नजर राज सिंहासन के ऊपर थी, पर मौका कैसे मिले। उसने सोचा कि राजा बीमार है, राज वैद्य से मिलकर मैं राजा को हमेशा के लिए समाप्त कर सकता हूं, किसी को शंका भी नहीं होगी। दवाई के अंदर जहर मिलाकर यदि मैंने राजा को खिलवा दिया, क्योंकि राजा के आगे पीछे कोई उत्तराधिकारी तो है नहीं, ये पूरी सत्ता मुझे मिल जाएगी। राजा सचमुच में बहुत ज्यादा बीमार हो गया था और राजवैद्य को अपने पक्ष में लेकर मंत्री ने कहा कि आज तुम्हें औषधि के अंदर ऐसा जहर डाल देना है कि राजा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। इसके बदले में मैं तुम्हें मुंह मांगा दान दूंगा। राजवैद्य भी उसके कहने में आ गया और राजवैद्य ने अपनी औषधि के अंदर जो काढ़ा बनाया उसके अंदर उसने जहर डाल दिया। राजा के पास स्वयं राजवैद्य आया और कहने लगा कि महाराज ये गिलास आप पी लीजिए, ये आपकी दवाई, आप बहुत जल्द अत्यंत स्वस्थ हो जाओगे, फिर आपको कोई बीमारी ही नहीं होगी। राजा जैसे तैसे उठता है, अचानक उनकी दृष्टि हाथ में ग्लास लेते ही उसी स्लोगन पर पड़ती है, उसी शिक्षा के ऊपर पड़ती है जो 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं देकर राजा ने खरीदी थी। उस ग्लास को देखने लगते हैं, क्योंकि कड़वी दवाई एकदम से नहीं पी जाती। स्लोगन को देखते, ग्लास को देखते और वैद्य की तरफ देखते। 5-10 सेकंड ऐसे ही हो गए। ग्लास को देखकर फिर वैद्य की तरफ देखते तो वैद्य घबरा गया, क्योंकि चोर के मन में चांदने तो होते ही है। वो घबराती, राजा ने बिना कुछ पूछे ही सिर्फ देखा था, वो थरथर कांपने लगा। राजा ने कहा क्या हुआ? महाराज मुझे माफ कर दो। अचानक तोते की तरह बोलने लगा कि मेरी कोई गलती नहीं है। इसे लगा कि राजा को समझ में आ गया है कि इसके अंदर मैंने जहर डाला है। तभी तो राजा बार बार ग्लास की तरफ देख रहे और मेरी तरफ देख रहे। मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने मंत्री जी के कहने से इसके अंदर विष डाला है, और वो विष भी कालकूट विष था, जिसे पीते ही आदमी समाप्त हो जाए। राजा को समझते देरी नहीं लगी। उसने कहा क्या कहा? मंत्री के कहने से। तुरंत ताली बजाई, सैनिक आए और कहा कि इस वैद्य को कारागृह में डाल दो और अभी के अभी उस मंत्री को भी पकड़कर मेरे सामने लाओ। राजा तो उठ बैठा,
बीमार था तो भी शक्ति बटोरते हुए चिल्लाया और कहा कि मंत्री जी, तुमने इस तरह से जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करने की कोशिश की, तुमने मेरी हत्या की साजिश बनाई उस वैद्य के साथ मिलकर। ये अब दवाई तुम पियो। वो समझ गया कि राजा को वैद्य ने सब कुछ बता दिया है। महाराज माफ करो, क्षमा करो, क्षमा करो, चिल्लाता रहा, पर अंततोगत्वा राजा ने कहा मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सिपाहियों को आदेश दिया और इसे चौराहे पे ले जाकर इसकी गर्दन धड़ से अलग कर दो। राजवैद्य ने कारागार गृह से ही कहा कि महाराज मुझे माफ कर दो, आइंदा मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा और आपके स्वास्थ्य के लिए मैं कामना करता हूं। मैं दवाई जानता हूं, पर इस मंत्री ने ही मुझे रोक के रखा था, नहीं तो अब तक आप बहुत जल्द ठीक हो जाते। और राजवैद्य ने अपने पुत्र से कहा कि राजा को इस तरह से दवाई दो, राजा अत्यंत स्वस्थ हो जाओगे। सचमुच में राजा ने वो दवाई खाते ही दूसरे भी वैद्यों को बुलाया गया, परीक्षण किया गया और राजा 2 दिन में ही स्वस्थ हो गए। अब राजा को याद आई कर्मचंद की। कर्मचंद को बुलावा भेजा और कर्मचंद को सारी हकीकत राजा ने कह सुनाया कि देखो किस तरह से मंत्री ने राजवैद्य से मिलकर मुझे मारने का षड्यंत्र रचा, पर तुम्हारी इस अक्ल ने मेरी जान बचाई है। सचमुच में तुम्हारी एक एक अक्ल बहुत काम की है। क्या तुम, मेरे यहां का मंत्री पद रिक्त हो चुका है, तुम उसे स्वीकार करोगे? हाथ जोड़कर करमचंद कहने लगा कि महाराज इतनी योग्यता तो मैं अपने आप में नहीं समझता हूं कि मैं आपका मंत्री बनूं, पर आपकी इच्छा यही है, मैं आपको कभी भी निराश नहीं होने दूंगा और राजकाज में जो भी मेरी सलाह लगेगी मैं अपने अक्ल के घोड़ों को दौड़ाते हुए इस राज्य को उत्तरोत्तर प्रगति की ओर, अभ्युन्नति की ओर ले जाने की कोशिश जरूर करूंगा। और राजा ने कर्मचंद को उसकी बुद्धिमत्ता के कारण से उसे अपना महामंत्री पद पर अधिष्ठित करने का ससम्मान उसके गले में वो हार पहना दिया और कर्मचंद अपनी बुद्धिमत्ता के कारण से, अपनी विचक्षण प्रतिभा के कारण से आज महामंत्री पद पर अधिष्ठित हो गया। दोस्तों, कहने का अभिप्राय है कि आदमी यदि ठान ले तो क्या नहीं कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, बस उसके अंदर धैर्य चाहिए और अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए सतत प्रयास करते रहना चाहिए। एक दिन उसकी उद्यमता, उसकी मेहनत, उसकी लगन उसे सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा के ही रहती है। और बचपन से जो उसने संस्कार पाए थे, जो ज्ञान हासिल किया था, वो ज्ञान, वो विद्या उसे आज कहां से कहां तक पहुंचा देती, क्योंकि सीखा हुआ ज्ञान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज की कहानी YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।